रविवार पंजाब की 117 और थर्ड राउंड में यूपी की 59 यानी टोटल 176 सीटों पर वोट पड़ेंगे। कल पंजाब का चुनाव निपट जाएगा, यूपी का तीसरा राउंड क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज हम दूसरे नेताओं की बात कम करेंगे, प्रधानमंत्री की बात ज्यादा करेंगे। मोदी ने आज वो किया जो कभी किसी और ने नहीं किया। मोदी के मिलने का तरीका, बात करने का तरीका, बात सुनने का तरीका, ना हिंदू में फर्क ना सिख में फर्क करने का तरीका। आज हम आपको मोदी का ये स्टाइल दिखाएंगे। मोदी ही चुनाव क्यों जीतते हैं, नरेंद्र मोदी ही इतने पॉपुलर क्यों हैं। विरोधी पूछते हैं मोदी में ऐसा क्या है जो सबसे अलग है, जो सबसे जुदा है। ये बात समझने के लिए मोदी की 365 दिनों की नहीं, सिर्फ आज की टाइमलाइन देखने की जरूरत है। पंजाब चुनाव से ठीक एक दिन पहले, यूपी के तीसरे चरण से चंद घंटों पहले मोदी ने आज जो किया वही खबर है, और इसका असर पंजाब में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। प्रधानमंत्री की यही एंट्री विरोधियों के लिए खतरे की घंटी है। वोटर यूपी में बैठा हो या पंजाब में, नरेंद्र मोदी को हर वोटर पल पल उन्हें फॉलो करता है। प्रधानमंत्री आवास में आज जबरदस्त हलचल थी। प्रधानमंत्री फिर घर से निकले और माहौल कुछ ऐसा बना कि तीसरी बार प्रधानमंत्री हॉटलाइन से जुड़े। और इसकी खबर वोटर की लाइन तक पहुंचेगी। इसमें भी एक जबरदस्त साइन है, मोदी सुपर एक्टिव मूड में है। यूपी से पंजाब तक मोदी ने सब कुछ डंके की चोट पर कहा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मोदी ने डायरेक्ट मैसेज डिलीवर किया। तीनों बार मैसेज एक नहीं, हर बार अलग अलग संदेश दिया। शुक्रवार को मोदी ने यूपी सहित देश की 100 लोकेशंस पर किसानों का फ्यूचर सेट करने वाले ड्रोन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। शनिवार को वीडियो शेयर किया। यूपी और पंजाब के वोटर्स को 20 फरवरी से पहले एक आइडिया दिया। शनिवार सुबह 11 बजे मोदी के घर कुछ मेहमान आए। इसमें हिंदू भी थे, अफगान सिख भी थे। कहने को ये कर्टसी कॉल थी, मगर पंजाब के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में चुनाव से ठीक पहले ये मोदी विरोधियों के लिए खतरे की घंटी थी। राहुल को झटके लगेंगे, यूपी में अखिलेश भी अटकेंगे, दीदी को भी दिक्कत होगी, केजरीवाल भी क्लीन बोल्ड होंगे। टीवी का वॉल्यूम बढ़ाइए, बहुत गौर से मोदी की अफगान हिंदुओं और सिखों के साथ पूरी बातचीत सुनिए। आप समझ जाएंगे मोदी ने प्रधानमंत्री आवास में बैठे बैठे यूपी और पंजाब का किला फतह करने का प्लान बना डाला। मंत्री हिंदुस्तान के नहीं, सब दुनिया के प्रधानमंत्री। जहाँ जहाँ हिंदू सिख हिंदुस्तानी रहता है, उनका दर्द आप ही समझ सकते हो और कोई नहीं समझ सकता। और जहाँ भी समस्या होती है मैं देखता हूँ आप सबसे पहले आगे आते हो। मेरे आंखों में आंसू आ गए जब आपने बोला कि आपने श्री हरदीप पुरी जी को, मनजिंदर सिंह सिरसा जी को आपने बोला कि हमारी तरफ से आप लोग जाके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की सवारी साहब बड़े अदब और सत्कार से साथ लाओ। हमारे लिए वो जिंदगी, हमारे लिए वो जान है जो आपने ये बड़ा बड़ा काम किया है। गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप हमारे लिए भी उतना ही श्रद्धेय है जी, और इसलिए हमारे मंत्री जी स्वयं बहुत जल्दी सुबह पहुंचे, अपने सम्मान पूर्वक सर पे उठा करके उसे ले आए और उसको सही स्थान पर प्रस्तावित करना, क्योंकि एक महान परंपरा है, महान विरासत है। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी, कोई नहीं सुन रहा था। मैं जनतक तौर पर बह रहा हूँ, कोई नहीं सुन रहा था।
सब दरवाजे खटका के देख लिए और आपने फिर सुना। हम आपके लिए हृदय से आपका धन्यवाद करने के लिए, ये सारे वो लोग आए हैं जिन्होंने सीए के दौरान लंबी लड़ाई आप लड़ते रहे और आपके सीए के बाद इन लोगों को यहाँ पे रहने का अवसर मिला। आपका धन्यवाद करने के लिए सर हम आए यहाँ, जो आप और आपकी सरकार ने कठिन से कठिन समय में आपने हमारे साथ दिया। आपने मान सम्मान दिया, क्योंकि मुझे मालूम है अफगानिस्तान में सम्मान का कितना महत्व होता है और वहाँ का हिंदू भी इसे बड़े गर्व से पहनता है। जो आप सब यहाँ आए हैं, ये घर आपका है, आप हमारे यहाँ मेहमान नहीं है जी, आप ये घर आपका है, ये हिंदुस्तान आपका ही घर है और हर हिंदुस्तानी आपके प्रति उतना ही प्यार और सम्मान रखता है। बोले सोनिहाल श्री अकाल। शनिवार दोपहर 1 बजे मोदी का वर्चुअल लोकेशन वैसे तो इंदौर था। एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का इनॉग्रेशन था, मगर इसमें भी यूपी के लिए ही एक हिडन मैसेज था। आज एमपी में हुआ है तो कल यूपी में भी होगा। मोदी ने 3 चीजें की, तीनों का एक दूसरे से चुनावी कनेक्शन है, मगर सबसे इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, ड्रोन वाली टेक्नोलॉजी की मदद से यूपी सहित देश भर के किसानों से सीधी बात, और नंबर 2, पीएम आवास में हिंदू सिख से मुलाकात का पंजाब चुनाव से जुड़ाव। चलिए पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। बस कुछ घंटों का समय है, पंजाब की सारी 117 सीटों और यूपी की तीसरी चरण की 59 सीटों पर बीजेपी का पूरा फोकस है। एक लाइन में कहें तो 20 फरवरी को टोटल 176 सीटों पर दांव है। मोदी रेडी हैं, मगर विरोधी खेमा जबरदस्त तनाव में है। वजह बीजेपी की टाइमलाइन पर है। बीजेपी विनिंग यूपी का ही माहौल है। योगी ने भी कह दिया कि फेज 3 में तो कमल का निशान ही है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष का भी यही दावा है कि बुंदेलखंड में तो कमल ही खिलाना है। फेज 3 का चुनाव प्रचार थम चुका है। राउंड 4 के लिए एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर माहौल बन रहा है, मगर हर जगह एक चीज कॉमन है, बीजेपी की टॉप लीडरशिप को 100% भरोसा है। तीसरा राउंड तो योगी के फेवर में ही ज्यादा दिख रहा है। आज उनको जवाब दीजिए, अपने वोट की चोर से उनको जोरदार तमाचा मारिए। प्रथम 2 चरण के मतदान ने साबित कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाली है, प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। 23 तारीख को आप लोगों को वोट डालना है। कल तीसरे चरण का मतदान है। मैं पहले और दूसरे चरण में जाकर आया हूं। पहले और दूसरे चरण का परिणाम जानना है क्या? जानना है? जोर से बोलो, जानना है क्या? पहले और दूसरे चरण में सपा और बसपा का सुपड़ा साफ। पहले और दूसरे चरण में 300 सीटों की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालने का काम किया है, और तीसरे और चौथे चरण में ये वीर बुंदेलों की भूमि बुंदेलखंड ने इस पर 300 सीटों की सरकार की इमारत बनानी है। 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषकों ने यह बतलाया है अपने विश्लेषण के आधार पर, सर्वेक्षण एजेंसियों का भी यह कहना है कि 2 चरणों के जो विधानसभा के चुनाव अब तक उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को कमोबेश उतने ही सीटों पर कामयाबी प्राप्त हो रही है जितनी सीटों पर 2017 के विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल हुई थी। योगी हो, अमित शाह हो या राजनाथ हो, तीनों जिस कॉन्फिडेंस के साथ शुरुआती 2 और तीसरे चरण को लेकर जितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, क्या उसके पीछे की वजह ये तस्वीरें भी हैं? जवाब इस फोटो में है। समाजवादी पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले इलाकों में कच्चे मकानों पर, टूटी हुई झोपड़ियों पर भगवा लहराना अखिलेश को डराने के लिए काफी है। वो बात दूसरी है कि खुद अखिलेश कैमरे पर आश्वस्त नजर आते हैं, डंके की चोट पर जीत का दावा करते हैं। ये जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, ये जोश और उत्साह बता रहा है कि आपको पहले और दूसरे चरण में जो वोट पड़ा है उसकी जानकारी है।
और तीसरे चरण में भी जो वोट पड़ने जा रहा है उसकी भी आपको लगभग जानकारी हो गई होगी। और ये जो गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं, ये जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। कौन किसकी गर्मी निकालेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल तो योगी खेमा और अखिलेश खेमा दोनों के सामने राउंड 3 की चुनौती है। तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होनी है। 59 में से 29 पर यादव मुसलमान का गणित फैसला कर सकता है। सपा का दावा है कि ज्यादातर यादव अखिलेश को लेकर लामबंद है। एम फैक्टर पहले से अखिलेश के फेवर में है, मगर योगी भी पीछे नहीं है। बीजेपी ध्रुवीकरण के सहारे हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिशों में है। उसे 2017 वाला रिजल्ट रिपीट होने की उम्मीद है। 2017 में इन 59 सीटों में से बीजेपी को 49, समाजवादी पार्टी को 9 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। 17 में सपा के खराब प्रदर्शन की एक वजह यादव विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण होना था, तो क्या इस बार भी वैसा ही होगा? क्या करहल से अखिलेश का भी पत्ता कटेगा? जिस तरह अखिलेश को चुनावी सभाओं में दाएं से बाएं से उनके कानों में चुनावी स्क्रिप्ट फिट की जा रही है, उसे देखकर तो यही लगता है बबुआ के लिए अब की बार मामला कहीं गड़बड़ तो नहीं। हमारे अखिलेश जी अपने पूज्य पिताजी के साथ बड़े दिनों बाद दर्शन हुए उनके। कहां दर्शन हुए? करहल में। इसका मतलब अब अखिलेश जी आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना छोड़ दिया। अब आपको मुलायम सिंह जी के आशीर्वाद की जरूरत करहल की धरती पर पड़ गई। देखो, ये राजनीतिक दृष्टि से ये समझने की बात है कि घर ही हिला हुआ है, तो उत्तर प्रदेश की क्या बात करनी? क्या जरूरत पड़ी आखिर मुलायम जी को वहां करहल जाने की? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि घर हिल गया है। और अब वो चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं लड़ रहे हैं, अब तो करहल का चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे तो बीजेपी जो भी क्लेम करे, मगर इतना तो है, अखिलेश की एंट्री से मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट सुर्खियों में आ गई है। यहां से सपा नहीं हारती है। वजह बहुत सिंपल है, ये यादव बाहुल्य सीट है, मगर इसके बावजूद अब की बार सपा के खेमे में चिंता देखी जा रही है। बात यह है कि यहाँ 50% यादव वोट है तो जरूर, लेकिन ये घोषी यादव और कमरिया यादव के बीच बटा हुआ है और यही सपा के लिए सिरदर्द है। बावजूद इसके अखिलेश फुल कॉन्फिडेंट है कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। अगर काका गए हैं, ये इसलिए शॉर्ट फॉर्म बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े शॉर्ट फॉर्म बना रहे हैं आजकल ABCD के। तो काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। काका मतलब है काले कानून। काका का मतलब है काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे, इन्हें कोई रोक नहीं सकता। बताओ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? और पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। पैदल पैदल तो पहले ही कर दिए गए थे। अब चुनाव लड़ने भी अपने घर पहुंच गए हैं। अखिलेश का फोकस काका और बाबा पर है। वो योगी के विदाई के सपने तो देख रहे हैं, मगर दूसरी तरफ तैयारी तगड़ी है। भाजपा का सारे एक साथ जुटे, कोई भी ना छूटे। इसके लिए योगी की टीम ने अब साइन लैंग्वेज यानी सांकेतिक भाषा के जरिए भी एक एक वोटर तक पहुंचने के स्क्रिप्ट एक्टिव कर दी है। ऐसा करने वाली बीजेपी देश की पहली पार्टी बन गई है। इस अनोखी पहल के पीछे का टारगेट सिर्फ एक है, लाइन में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा जाए। साइन लैंग्वेज के जरिए बीजेपी ने इस वोट बैंक को 1 या 2 नहीं, पूरे 19 मैसेज दिए हैं और रही सही कसर योगी ने चुनावी सभाओं में पूरी कर दी है। और इतना तय मानिए, बाकी बचे राउंड्स में इसका असर जरूर होगा। 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी। बिजली के भी उस समय जाति हुआ करती थी, बिजली का भी उस समय मजहब हुआ करता था। बिजली की जाति और मजहब पिछली सरकारों ने तय कर दिया था। ईद और मुहर्रम रहेगी तो बिजली आएगी, लेकिन जब होली और दीपावली आती थी तो अंधेरा रहता था।
अंधेरा रहता है। इस पूरे क्षेत्र को तो सपा सरकार ने, बसपा सरकार ने डार्क जोन बना दिया था। यूपी के बाकी बचे 5 राउंड्स को बीजेपी एक अलग लेवल पर ले गई है। प्रयागराज और कौशाम्बी समेत 5वें चरण की 61 सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने कार्यकर्ताओं की पूरी फौज लगा दी है। मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यूपी में एक्टिव हैं। मेरा यूपी, मेरा गौरव अभियान के तहत वोटर्स को डायरेक्ट अप्रोच किया जा रहा है। सोचिए, विरोधी अभी राउंड 3 पर ही फोकस कर रहे हैं। योगी तो चौथे से 7वें तक की तैयारी में जुट गए हैं। जिस तरह पश्चिमी यूपी में भाजपा ने जिन्ना, हिजाब और कानून व्यवस्था को बड़ा मुद्दा बनाया, बुंदेलखंड और रोहेलखंड में सपा को परिवारवाद और गुंडों की पार्टी के नाम पर घेरा। अब अवध और पूर्वांचल के लिए भी मुद्दे तलाशे जा रहे हैं। चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें फेज में भी जातीय समीकरणों को तोड़ने के लिए राष्ट्रवाद और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को उछालने पर रणनीति बनाई जा रही है। चौथे चरण से चुनाव पर भी रणनीति बनाई जा रही है। चौथे चरण से चुनाव पूरी तरह अवध और पूर्वांचल की बढ़ेगा, लिहाजा इन इलाकों में राम मंदिर और धारा 370 की बात होगी। बीजेपी की टॉप लीडरशिप इन सारे मुद्दों पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। इस समय हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में तो चुनाव चल ही रहा है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त इस देश के 4 राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं। बहनों भाइयों, चारों राज्यों की चुनाव में सभाओं को संबोधित करने के बाद विगत कुछ दिनों से मैं इस समय उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के लिए सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर रहा हूं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, चारों विधानसभा क्षेत्रों में इस समय चारों राज्यों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। अहमदाबाद ब्लास्ट के आरोपियों का समाजवादी पार्टी वाला कनेक्शन बिल्कुल नया मुद्दा बना है। सपा को डेंट लगा है। अखिलेश बैकफुट पर देख रहे हैं और योगी के फेवर में रही सही कसर खुद प्रियंका गांधी पूरी कर रही हैं। आखिरकार अब तो प्रियंका को भी बोलना ही पड़ा। मोदी और योगी के राज में यूपी के गरीब पिछड़े वर्ग को राशन तो मिला, इसमें तो उन्हें भी कोई शक नहीं है। 1-2 चीजें कर रहे हैं, जैसे आपको राशन मिल जाता है जिसको मिलता है, या फिर कहते हैं कि खाते खोले हैं और उसमें पैसा डालेंगे थोड़ा बहुत, चुनाव आने लगता है तो पैसा डलने भी शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सरकार का काम नहीं होता। राशन देना ठीक है, अच्छा है, कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन जनता को सिर्फ इस राशन पे निर्भर नहीं करना चाहिए। ये परिस्थितियां नहीं आनी चाहिए कि आप राशन के बोरे का इंतजार कर रहे हो। वैसे दिलचस्प बात यह है कि राउंड 3 से ठीक पहले और राउंड 4 के प्रचार के लिए अमित शाह रायबरेली पहुंचे, जेपी नड्डा अमेठी पहुंचे। गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली में शनिवार को प्रियंका की भी एंट्री हुई, मगर स्टेज से फ्री राशन की तारीफ करने वाली प्रियंका कैमरे पर आते ही योगी सरकार पर हमलावर हो गई। लंबे समय बाद, मतलब मैं तो कुछ 1 महीने पहले यहाँ रायबरेली में आप क्या बदलाव देख रही हैं? जब पहले आते तो आज के समय में नहीं, पहले कब? मैं तो बचपन से आ रही हूँ, मैं बचपन से लगातार आ रही हूँ, तो पहला का क्या मतलब है? जब मैं 1 साल की थी तो हो सकता है बीजेपी शासन में, बीजेपी शासन से पहले में, बीजेपी शासन से मुझे बीजेपी शासन में मैंने फर्क ये देखा है कि रायबरेली को तो पूरी तरह से नकारा गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, चाहे वो एम्स हो चाहे कोई और प्रोजेक्ट हो, वो तो सबसे पहले तो ये उनको बंद करने का काम किया गया। दूसरी बात, रायबरेली की जनता को नकारा गया। सीएम आदित्यनाथ कहते हैं कि ये पूरा चुनाव 80% और 20% आबादी के बीच है, कहते हैं ना। हाँ, सही बात है। ये चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और महिलाओं की समस्याओं पर आधारित होना चाहिए। तो क्योंकि आदित्यनाथ जी कहते हैं उसको वो सही हो गया क्योंकि उन्होंने कहा है। वाह, चुनावी माहौल है, ये वैसा है, वो वैसा है, वो ये कहता है, ये सब तो चलता रहता है। मगर जहां कांग्रेस और सपा का इकोसिस्टम मोदी और योगी विरोधी परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं बीजेपी यूपी के वोटर्स को बार बार याद दिला रही है कि 17 में जीत का हीरो कौन था और 22 में कौन होगा। 2014, 17 और 19 में तीनों चुनाव में हमने विजय प्राप्त करी। वो विजय में हमारा कुछ नहीं था।
मैं बहुत मन से बात करना चाहता हूं। 2014 का चुनाव हो, 17 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, ये विजय में हमारा कुछ नहीं था, आपका ही आशीर्वाद और समर्थन था जिसने प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी इस वक्त पूरी कोशिश कर रही है कि 20 तारीख के लिए पंजाब की 117 विधानसभा सीटों और यूपी की थर्ड फेज वाली 59 विधानसभा सीटों पर परचम कैसे लहराया जाए, एक एक वोटर को पोलिंग बूथ तक कैसे पहुंचाया जाए। जबकि दूसरी तरफ यूपी से लेकर पंजाब तक ऐसा लग रहा है मानो कांग्रेस का पूरा फोकस इसी बात पर है कि यूपी छोड़ो, किसी तरह पंजाब जीतो। मगर कांग्रेस के लिए मामला वहां भी गड़बड़ ही लग रहा है। पंजाब में सबसे बड़े नुकसान की संभावना कांग्रेस पार्टी को है और इसके लिए कोई और नहीं बल्कि खुद कांग्रेस ही जिम्मेदार है। कांग्रेस का थिंक टैंक प्रचार के दौरान अपनी लाइन और लेंथ ही नहीं तय कर पाया। बीजेपी ने एक बार फिर सटीक प्लानिंग के तहत कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की कंट्रोवर्शियल चीजों को इस तरह उठाया कि दोनों दल प्रचार के आखिरी दिनों में उसी में फंसे नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अबोहर रैली में यूपी के भैया विवाद को लेकर कांग्रेस को जिस तरह से घेरा, उसका तोड़ कांग्रेस पार्टी प्रचार खत्म होने तक भी खोज नहीं पाई। इसलिए प्रचार के आखिरी 3 दिनों में पंजाब के शहरी इलाकों में बीजेपी कुछ मजबूत होती दिखी है। पंजाब में चुनाव प्रचार के आखिरी 4-5 दिनों में बीजेपी का ग्राफ थोड़ा अप हुआ है। खासकर 4 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार 3 रैलियां कर जिस तरह विरोधी दलों को घेरते हुए वोटरों से संवाद किया, उससे पार्टी नेताओं और वर्कर्स का हौसला बढ़ा है। शहरी इलाकों में बीजेपी अपना वोट बैंक सुरक्षित रख पाई तो वोट डिवीजन का फायदा उसे ही मिलेगा। रही बात इन तस्वीरों की, तो तय मानिए 20 फरवरी को पंजाब से लेकर यूपी तक मोदी को ही सीधा फायदा मिलेगा। इसे बड़े गर्व से पहनता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।